बात का संबोधित कर रहे हैं। इनमें एक घर से ही भिक्षा लेगा। भिक्षा ये कोई पेशा नहीं है, अपने अहम को तुष्ट करने का माध्यम भी नहीं है, बल्कि लेने वाला भी और देने वाला भी दोनों अहंकार से मुक्त होकर के एक भाव से जुड़ सकें, यह उसके पीछे का भाव है। हम अपने अहंकार को नष्ट कर सकें और समाज के प्रति हमारे मन में एक आत्मीयता का भाव जागृत हो सके, बंधुत्व का भाव जागृत हो सके, इसके पीछे की भावना होती है। इसलिए एक घर में ही भिक्षाटन के लिए आह्वान करना, जो कुछ उसे प्राप्त हो जाए उससे ही फिर अगले 24 घंटे तक अपना निर्वहन करना। तो यही बात आदि शंकराचार्य के जीवन में आती है कि वो एक घर के सामने जाते हैं। स्वाभाविक रूप से भिक्षा मांगने के लिए वो एक सन्यासी वहां जाएगा जहां उससे अपेक्षा होगी कि हाँ भिक्षा मिल पा सकती है। तो एक बड़े महल के सामने, महल नुमा भवन के सामने जाते हैं। वहां पर उन्होंने भिक्षा के लिए आह्वान किया। घर की जो मालकिन है वह भिक्षा लेकर के सामने आती है। उनके आह्वान और भिक्षा लाने में जो समय लगा, इस दौरान आदि शंकराचार्य की नजर उस मकान के ठीक सामने पड़ी हुई एक झोपड़ी पर पड़ी, जिसमें भूख से एक व्यक्ति की कराह निकल रही थी। आदि शंकराचार्य को बड़ा अजीब लगा। सामने इतना बड़ा भवन, किसी भी चीज की कमी नहीं, और इसके ठीक सामने एक झोपड़ी में दीनहीन स्थिति में भूख से तड़पता हुआ एक व्यक्ति। जब तक घर की मालकिन भिक्षा लेकर के आती है तब तक उन्होंने सारा दृश्य देखने के बाद जब भिक्षा उनके सामने आती है तो आदि शंकराचार्य भिक्षा के लिए अपना पात्र आगे तो करते हैं, लेकिन जैसे ही भिक्षा गिरती है वो अपने पात्र को पीछे कर लेते हैं। तो घर के मालिक किनको इस बात पे आश्चर्य होता। उन्होंने कहा आपने भिक्षा मांगा था, आप पीछे क्यों कर रहे हैं अपने पात्र को? उन्होंने कहा नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे आश्चर्य होता है कि आपके घर के सामने ये महल नुमा जो आपका आवास है, इसके सामने एक व्यक्ति भूख से करा रहा है। कई दिनों से इसे भोजन नहीं मिला है। आपकी नजर क्या कभी इस गरीब पर पड़ी? अगर पड़ी होती तो संभवतः वह व्यक्ति आपके घर के सामने इस प्रकार से भूख से तड़प रहा नहीं होता। और अगर नहीं पड़ी है तो ये आपकी कहीं ना कहीं संवेदना का भाव आपके अंदर है, और इसलिए आपकी इस भिक्षा से मैं संवेदनहीन नहीं होना चाहता। उन्होंने भिक्षा नहीं ग्रहण की, वहां से वो चले गए। कहने के लिए सामान्य स्थिति में ये व्यक्ति की मर्जी है, कोई भिक्षा दे कोई न दे, या कोई ले न ले, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ी संवेदना इसके तह में छुपी हुई है। आदि शंकराचार्य को ये लगा कि अगर अपने घर के सामने बैठे हुए व्यक्ति या रह रहे व्यक्ति की पीड़ा इन्हें नहीं दिखती है, तो अगर मैं भी इनका अन्न खाऊंगा तो मैं भी ऐसे ही संवेदनहीन हो जाऊंगा। इसलिए उन्होंने भिक्षा ग्रहण नहीं की। मुझे लगता है ये संवेदना अगर समाज के प्रत्येक तबके में आ जाए, प्रत्येक नागरिक में आ जाए, कहीं गरीबी नहीं रहे, कहीं कोई अभाव नहीं रहेगा,
कहीं कोई अराजकता नहीं रहेगी, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं रहेगी। आपने देखा होगा जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, हर व्यक्ति ये मानता था एक 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह बहुत होगा, 10 दिन के अंदर लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा। लेकिन लॉकडाउन के तीसरे दिन ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा कर दी और इस देश के 80 करोड़ गरीबों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था, रसोई गैस की व्यवस्था, अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए उन्होंने उस समय घोषणाएं की और उसको सफलतापूर्वक लागू भी किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की, एक गरीब को फ्री में रसोई गैस मिलेगा, एक गरीब को फ्री में राशन मिलेगा, वृद्धजन को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को फ्री में पेंशन इनको एडवांस पेंशन की राशि इनकम उपलब्ध करवा देंगे, फ्री में उपचार की व्यवस्था करा देंगे। यह सारा कार्यक्रम एक व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री के रूप में जिन मानवीय संवेदनाओं से भरपूर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये प्रधानमंत्री जी की संवेदनाओं के साथ साथ जिस वैचारिक पृष्ठभूमि से वो निकले और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की परंपरा में जो कुछ भी वैचारिक अधिष्ठान से हम सबको संस्कार प्राप्त हुआ, उसकी प्रेरणा थी कि प्रधानमंत्री देश का संवैधानिक प्रमुख होने के बावजूद लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप कौन सा तबका सर्वाधिक प्रभावित होने वाला है, उस तबके के हित के लिए तत्काल शासन से घोषणा होनी है। इस घोषणा को उन्होंने करते हुए इसको सफलतापूर्वक क्रियान्वयन भी किया और आज भी देश का 80 करोड़ नागरिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का लाभ ले रहा है। कहीं ना कहीं इसके अंतःकरण में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का संकल्प छुपा हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बात और कही थी, आर्थिक प्रगति का मापदंड ऊंचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति से या विकास की प्रक्रिया के सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति से नहीं की जा सकती, बल्कि आर्थिक प्रगति का मानक होगा समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की स्थिति। गरीब कल्याण पैकेज हो या आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा, कहीं ना कहीं इसकी तह में अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा, जिसमें उन्होंने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के बारे में बात की, गांव के स्वावलंबन की बात की, गांव को आत्मनिर्भर बनाने की बात की। आत्मनिर्भर भारत एक आत्मनिर्भर गांव का ही एक ऐसा सशक्त स्वरूप है जो दुनिया का मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं पंडित जी की यह प्रेरणा है और वह कार्यक्रम आज जिस तेजी के साथ चला है वह अद्भुत है। और मुझे प्रसन्नता है कि वैश्विक महामारी कोरोना के इस कालखंड के दौरान हम लोगों ने गरीब कल्याण पैकेज को भी सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश में लागू किया। आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम को भी उत्तर प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक लागू करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। आत्मनिर्भर भारत
वास्तव में इसका आधार स्वदेशी है, स्वावलंबन है, एक जीवंत व्यवस्था है, भारत की परंपरागत कारीगरी और शिल्प है, एक ऐसी सप्लाई चेन इसके माध्यम से बनाना जहां पर डिमांड और सप्लाई के बीच में एक संतुलन हो सके, और यही आधार तो तय करने के लिए अंत्योदय की बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय करते हैं, और कोविड-19 से जूझ रहे दुनिया को आत्मनिर्भर ताकि और अग्रसर करने के लिए यही आह्वान प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा होता है। आत्मनिर्भर भारत का आधार हमारा गांव बनेगा, हमारा किसान बनेगा, हमारी परंपरागत शिल्प बनेगी, हमारा परंपरागत प्रोडक्ट बनेगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से ऐसे अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं विगत 3 वर्षों के दौरान, जो आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के हिस्से हैं। क्योंकि जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, एक राज्य नहीं, ये भारत की कुल आबादी की 17% आबादी को अपने यहां जीवन यापन करने की सुरक्षा देता है, सुविधा भी देता है। भारत के कुल जीडीपी में जिसका योगदान 8% से अधिक है, और जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य जिसका 56% आबादी युवा है, कामकाजी है, अनंत संभावनाओं से भरपूर। देश की अंतरात्मा जिस राज्य में निवास करती है वही उत्तर प्रदेश, जहां राम पैदा हुए, जहां कृष्ण पैदा हुए, जहां पर शंकर की पावन नगरी, सबसे दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी स्थित है, जहां मां गंगा और यमुना का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनका संगम जिस धरती पर हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण जिस उत्तर प्रदेश की प्रयागराज को और प्रयागराज कुंभ को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देकर के वैश्विक स्तर पर उसको महत्व दिया हो, वह उत्तर प्रदेश। पिछले 3 वर्षों के दौरान इस आत्मनिर्भर भारत का आधार बना है। याद करिए, जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 24 जनवरी 2018 को एक जनपद एक उत्पाद की योजना प्रारंभ की। यह अपने परंपरागत कारीगरों को, हस्तशिल्पियों को उनकी पहचान देने का एक आधार है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना। यह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की इस कार्य योजना के माध्यम से हम लोगों ने 1 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को कई गुना बढ़ाया है। एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब हम उत्तर प्रदेश के आर्थिक उन्नयन में योगदान दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ रोजगार की संभावनाओं को भी उतनी गति के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। लखनऊ की चिकन कारीगरी अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थी, आज सरकार ने उसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के साथ शामिल करके उसे वैश्विक मंच प्रदान करने का कार्य प्रदेश सरकार कर रही है। इसी प्रकार से मेरठ का स्पोर्ट्स आइटम, मुरादाबाद का ब्रॉस का आइटम, अलीगढ़ का हार्डवेयर का कार्य, कन्नौज का इत्र, पीलीभीत की बांसुरी, वाराणसी की साड़ियां,
भदोही की कालीन, फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग, यानी ये हर जिले में कुछ ना कुछ है और ये आत्मनिर्भर भारत का आधार बनेगा। हर एक जिले में कुछ ना कुछ है। हम सौभाग्यशाली हैं, 75 जिले हैं, 75 जिले के लिए एक आइटम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर उसकी ब्रांडिंग, उसकी मैपिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी डिजाइनिंग, इन सब के लिए सरकार सहयोग कर रही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के दूसरे आयोजन में 2019 में हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना प्रारंभ की। यह हमारे गांव का वे परंपरागत कारीगर, राजमिस्त्री, कारपेंटर, गांव का नाव, गांव का मोची, गांव का हलवाई, गांव से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जो और यहाँ